नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। मैं लेकर आया हूं जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन का 4th पार्ट। इससे पहले मैंने 3 पार्ट दे चुका है, आपने देखे होंगे या नहीं देखे तो फटाफट से उसको देख लीजिए। जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन 1 2 3 पार्ट मैंने दिया हुआ है। मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताने की कोशिश किया है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, हर प्रकार के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। जो साइंस और बायोलॉजी से संबंधित एग्जाम देना पसंद करते हैं या देने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस के लिए तो ये बहुत अच्छा और बेहतरीन कंटेंट है जो मैंने शेयर किया है आपको। और ये जो 4th पार्ट मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, ये इस पार्ट में मैं 2 टॉपिक एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। एक है जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ जीन प्रोडक्ट, अर्थात जीन उत्पादों के बीच असामंजस्यता के कारण होने वाले आनुवंशिक विकार के बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा। और दूसरा पार्ट मेरा होगा इस वीडियो का जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू चेंजेस इन क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर, गुणसूत्र के संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाले आनुवंशिक विकार के बारे में। ठीक है, तो ऐसे करके वो सारे जेनेटिक डिसऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर एक डिसऑर्डर को मैंने पहले ही क्लियर कर चुका था, जो कि सेक्स क्रोमोसोम में विकृति की वजह से या कमी की वजह से या अधिकता की वजह से होता है। मतलब सेक्स लिंक्ड इन हेरिटेंस में मैंने बता दिया, हीमोफीलिया और क्या बोलते हैं उसको, कलर ब्लाइंडनेस को मैंने पहले ही क्लियर कर चुका था। तो जो बचा है उसके लिए 4 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया है, उसका ये चौथा पार्ट है। 3 पार्ट पहले आप देख लीजिए, उसके बाद चौथा पार्ट देखिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से भी बहुत सारे प्रकार के सवाल पूछा जाता है, और जो सवाल पूछा जाता है वो जो अभी कंटेंट बताने जा रहा हूँ, जो कंटेंट शेयर करने जा रहा हूँ, शेयर करूँगा, उसी में से मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करूँ इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त हो या नए वीडियो इसी प्रकार के अच्छा और बेहतरीन वीडियो आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ जीन प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, जैसा आपने पढ़ा है इससे पहले की वीडियो में देखे रहे होंगे कि कैसे कैसे क्रोमोसोम की संख्या से, कमी से, अधिकता से, क्रोमोसोम में पाई जाने वाले जीन से क्या क्या प्रकार की विकृतियां होती है, आपने इससे पहले वीडियो में देखे हैं, पहले के 3 पार्ट में देख चुके हैं आप। ये चौथा पार्ट है, इसमें मैं बताने जा रहा हूँ जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ जीन प्रोडक्ट, जीन उत्पादों के बीच असामंजस्यता के कारण होने वाले आनुवंशिक विकार के बारे में। ठीक है, सिंपली इसमें बहुत सरल सा कंटेंट है, बहुत अच्छा बेहतरीन कंटेंट है। कई बार आपसे ये सवाल किया जाएगा, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय RH फैक्टर? RH क्या होता है? RH के बारे में जानते हैं क्या आप लोग? ठीक है, आपने नॉर्मली क्या बोलते हैं उसको, ब्लड ग्रुप टेस्ट करने वाले जो प्रोसीजर है उसको पढ़ा होगा, देखा होगा। उसमें एक होता है AB और D एंटी सीरा बोलते हैं हम लोग। D है क्या चीज़? D होता है RH पॉजिटिव, RH एंटीजन जो दर्शाता है। ठीक है, वो है तो पॉजिटिव है, वो नहीं है तो एब्सेंट। ये ध्यान में रखिए। RH जो होता है वो एक रिसस नामक बंदर से प्राप्त किया गया था। किसने खोजा था? लैंडस्टीनर और विनर नामक साइंटिस्ट ने रिसस नामक बंदर में इसकी खोज की थी, ये ध्यान में रखेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसके लिए रिटर्न वर्क कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप याद रखेंगे। इसको अपन नाम देते हैं RH फैक्टर, RH फैक्टर और RH एंटीजन इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है, ये नाम देते हैं इसको। मतलब RH कारक असामंजस्यता, ये याद रखिए। ये जो RH होता है, RH फैक्टर जो बोल रहे हैं, RH एंटीजन जो बोल रहे हैं, ये एक प्रोटीन या एंटीजन है जो कि ब्लड में पाई जाने वाली RBCs या जिसको हम लोग इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं की सरफेस पर पाई जाती है। ये क्या है? RH फैक्टर इज अ प्रोटीन और एंटीजन प्रोटीन या एंटीजन है, जो कि किस में प्रेजेंट है, किस में पाई जाती है? RBCs में और इरिथ्रोसाइट्स में। इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं RBCs को, आपको पता होना चाहिए। इरिथ्रोसाइट्स में, क्लियर है, ये इरिथ्रोसाइट्स में पाई जाती है। समझ में आ गया? कहाँ पर पाई जाती है? RBCs के सरफेस पर मिलती है, आपको सतहों में पाई जाती है। इसकी खोज की बात करें, डिस्कवरर की बात करें, ठीक है, तो बहुत अच्छी हिस्ट्री चलती है इसके लिए। क्या हिस्ट्री है जान लीजिए। एक साइंटिस्ट थे, एक नहीं 2 साइंटिस्ट थे। एक होता है लैंडस्टीनर
लैंडस्टीनर का नाम तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। और दूसरा साइंटिस्ट थे वीनर, ठीक है, वीनर साइंटिस्ट थे। ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर रिसस नामक बंदर, रिसस नामक जो बंदर थे, मंकी थे, उसके शरीर में इस एंटीजन की खोज की थी, या इन दोनों के द्वारा खोज किया गया था। रिसस नामक बंदर में इस एंटीजन की खोज की गई थी, मैंने इसके आरबीसीएस में के सरफेस में ये देखने को मिला था। इसी कारण इस एंटीजन को RH कारक या RH एंटीजन के नाम से जानते हैं। इसकी उपस्थिति के आधार पर मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये अगर प्रेजेंट है या अब्सेंट है, इनके प्रेजेंट और ऑब्सेंस के आधार पर दो प्रकार के मनुष्य आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है RH पॉजिटिव, ठीक है, सेकेंड होता है RH निगेटिव, RH निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें प्रेजेंट हो, और निगेटिव का मतलब क्या है? जिसमें अब्सेंट हो। क्लियर है? मतलब क्या अब्सेंट हो? प्रेजेंट RH फैक्टर या RH एंटीजन, और अब्सेंट का मतलब RH अब्सेंट, ठीक है, तो निगेटिव होगा। विश्व भर में पाए जाने वाले 95 टू 99% जो पर्सन हैं, ठीक है, ये लगभग RH पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? RH पॉजिटिव होते हैं, याद रखना। लेकिन RH निगेटिव रुधिर वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 1 से 5 तक ही पाया जाता है। 1 to 5% के लगभग जो पर्सन मिलेंगे ये RH निगेटिव वाले मिलेंगे, RH निगेटिव वाले ही मिलेंगे आपको। समझ गए होंगे आप। RH एंटीजन या प्रोटीन का निर्माण एक प्रभावी जीन R के द्वारा नियंत्रित होता है या कंट्रोल होता है। इसके लिए एक डोमिनेंट जीन होता है जिसको बोलते हैं R जीन। R जीन के द्वारा ये रेगुलेट होता है, नियंत्रित होता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके आधार पर RR और R जीनोटाइप वाले व्यक्ति बनते हैं। एक होता है RR और दूसरा होता है RR। जीनोटाइप वाले व्यक्ति में ये प्रोटीन पाया जाता है जो RH पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। दूसरी ओर जो RR जीनोटाइप वाले व्यक्ति होंगे उसमें वो प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। मतलब इन दोनों में RH एंटीजन प्रेजेंट होता है, और जो RR है इसमें ये RH एंटीजन अब्सेंट होता है, याद रखेंगे, निगेटिव होते हैं। फलस्वरूप ये व्यक्ति निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला कहलाता है या दर्शाता है या दिखता है आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब एक स्वस्थ व्यक्ति के रोगी को स्वस्थ व्यक्ति से जब रोगी को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं या फिर ब्लड डोनेट किया जाता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में ब्लड डालने की प्रक्रिया, रक्त डालने, रुधिर डालने की प्रक्रिया को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ब्लड डोनेशन भी कह सकते हैं, अगर दे रहे हैं तो डोनेशन कहेंगे, ठीक है। एक से दूसरे में दे रहे हैं इसलिए ट्रांसफ्यूजन कहेंगे। एक सामान्य प्रक्रिया के तहत आपको पता होगा कि समान RH प्रकार वाले व्यक्ति को ही रोगी के शरीर में दिया जाता है, ये जानते हैं आप लोग। मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव वाला, निगेटिव को निगेटिव वाला दिया जाता है। यदि पॉजिटिव RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को RH निगेटिव वाले रुधिर दिया जाता है तो RH एंटीबॉडी बनाने लगता है, याद रखना। तो शरीर में जो RH पॉजिटिव रहता है ना, जैसे पहले से उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, अगर ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है और उसको हम डोनेट कर रहे हैं RH निगेटिव, ठीक है, तो RH निगेटिव के कारण इसके शरीर में, RH पॉजिटिव वाले के शरीर में ये क्या बनाना शुरू करेगा? RH एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा, एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा, ठीक है। पहली बार तो व्यक्ति को नुकसान नहीं होता, लेकिन दूसरी बार पुनः जब RH पॉजिटिव रक्त को उसी व्यक्ति में आवश्यकता होने पर दिया जाता है तो उसमें पहले से निर्मित RH एंटीबॉडी दिए जाने वाले RBCS को नष्ट कर डालता है, याद रखेंगे आप लोग इसको, ठीक है। इस एंटीबॉडी को क्या कर देता है? नष्ट कर देते हैं, याद रखना। पहले बार में थोड़ा में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब दूसरे बार देते हैं तो क्या हो जाता है? वो RH एंटीबॉडी दिए जाने वाले RBCS को नष्ट कर डालता है। मतलब कभी भी याद रखना, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव का ब्लड नहीं चढ़ाया जाता, नेगेटिव व्यक्ति को पॉजिटिव का ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता, क्योंकि जिसके शरीर में डाला जा रहा है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। पॉजिटिव है तो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, याद रखेंगे। क्लियर है? या तो पॉजिटिव जो होस्ट है वो या गेस्ट है वो
वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, जो कि काफ़ी हार्मफुल स्थिति रहती है। ब्लड एग्लूटिनेट हो सकता है, क्लॉट हो सकता है, ठीक है। जो क्या बोलते हैं, नर्वस जो रहते हैं, वेंस और आर्टरी जो रहती है वो फट सकता है, अत्यधिक दबाव बन सकता है वहाँ पर। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन फोर्थ का। जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू चेंजेस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स के बारे में, गुणसूत्र के संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाला जो आनुवंशिक विकार है वो क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए, ये पहली बार पढ़े आप, संरचना में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। तो ये दो प्रकार के आपको देखने को मिलता है। एक होता है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं क्राई डू, आप लोग सुने होंगे इसको, क्राई डू चैट सिंड्रोम, क्राई डू चैट सिंड्रोम, ठीक है, नाम है इसका, क्राई डू चैट सिंड्रोम। इसका कारण क्या है जान लीजिए। पांचवें गुणसूत्र के छोटे से भाग का विलोपन होना है, जो 5th नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, 5th क्रोमोसोम जो होता है, ठीक है, उसके स्मॉल पार्ट का विलोपन हो जाता है, डिलीशन हो जाता है, डिलीट हो जाता है, थोड़ा सा भाग डिलीट हो जाता है। इससे प्रभावित बच्चे जो होते हैं वो मेंटली वीक होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? मेंटली वीक हो जाते हैं, ठीक है, मेंटली वीक हो जाते हैं। शरीर में बहुत सारी विकृति आना शुरू हो जाता है, बिल्ली की तरह विचित्र आवाज़ें निकलना शुरू कर देता है, कैट साउंड निकालना शुरू कर देता है, याद रखेंगे आप लोग, बिल्ली की तरह आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्राई डू चैट सिंड्रोम, ठीक है ना। दूसरा इसमें देखने को मिलता है हमको, जब जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू चेंजेस इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर हो, जब संरचना बदल जाए गुणसूत्र की, तब दूसरी स्थिति आपको ये भी मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक ग्रेन्युलोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक है, ये डिसीज़ का नाम है, एक मतलब विकृति का नाम है, क्रोनिक ग्रेन्युलोसाइटिक ल्यूकेमिया। ये जो सिंड्रोम होता है ये 21st नंबर का जो क्रोमोसोम होता है में छोटे खंड के कम या ह्रास होने के कारण होता है। मतलब इसमें भी आप कह सकते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ 21st क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, डिलीशन हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, ये कमी हो जाती है, रिड्यूस हो जाता है। इस सिंड्रोम का जो आविष्कार किया था संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिलाडेल्फिया में हुआ था, याद रखना। इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? अमेरिका के फिलाडेल्फिया में, यूएसए के फिलाडेल्फिया में इसका आविष्कार हुआ था। इस कारण से इस सिंड्रोम को फिलाडेल्फिया सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फिलाडेल्फिया सिंड्रोम के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रभावित जो व्यक्ति होता है उसमें दानेदार ल्यूकोसाइट का अधिक संख्या में वृद्धि होना होता है। मतलब जो प्रभावित व्यक्ति होगा उसके शरीर में ग्रेन्युलर जो ल्यूकोसाइट है, ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट, ठीक है, की संख्या में वृद्धि होना है, अत्यधिक वृद्धि होना हो जाता है। ल्यूकेमिया का ये वृद्धि होना ल्यूकेमिया का लक्षण कहलाता है। ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट इंक्रीज हो जाता है, मतलब दानेदार ल्यूकोसाइट की संख्या इसमें बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन फोर्थ वाले पार्ट्स में, जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ जीन प्रोडक्ट, जीन उत्पाद के कारण होने वाली असंयोगिता या असामान्यता कह सकते हैं आप लोग इसको, असामंजस्यता भी कह सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू चेंजेस इन क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाला जो डिसऑर्डर है उसका भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, बहुत अच्छे से इसको तैयार कर ले। यहाँ से भी काफ़ी सारे सवाल पूछा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट हो, पैट हो, नीट हो, सेट हो, नेट हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की अच्छी कंटेंट वाली वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।